नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल सिलेबस डिस्कस करते हुए ये निर्धारित किया था, ये तय किया था कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में भी हम सबसे पहले अपने राज्यों के बारे में देखेंगे। इसीलिए आज हम राज्य प्रदर्शन की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोगों ने इसका एक टैगलाइन दिया है, आओ देखें हमारा भारत। क्या कहा है जी हम लोगों ने? आओ देखें हमारा भारत। हम लोग भारत भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, साथ साथ यहाँ से आने वाले प्रश्नों के बारे में देखते चलेंगे। ठीक है जी, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग राज्य परिदर्शन। तो क्लास का आज यूट्यूब पर हमारा पदार्पण है या श्री गणेश है या हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सभी को हमारे चैनल पर आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य परिदर्शन। इससे पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, हम लोग यूट्यूब पर एक अलग क्रांति लाने के बारे में सोच रहे हैं। क्रांति क्या है? हम लोग कुछ ऐसा बहुत अलग करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप सभी को YouTube पर लगातार क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करा पाएँ। होता क्या है, 4 क्लासेस 5 क्लासेस YouTube में सर्च करने के बाद हमको 6वां क्लासेस मिलना बंद हो जाता है। हम ये प्रयास करेंगे कि आपको लगातार किसी श्रृंखला को स्टार्ट करके उसको लास्ट तक कंप्लीट कराएं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ जुड़ें और आपको CGPSC और CG व्यापम की सभी तैयारियां सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube चैनल पर निःशुल्क कराई जाएंगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की जानकारी की आपको आवश्यकता पड़े तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राज्य प्रदर्शन की सीरीज में गुजरात राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुजरात के बारे में जब हम देखते हैं तो गुजरात भारत में किस ओर स्थित है? सबसे पहले प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है। तो गुजरात भारत में पश्चिमी दिशा में स्थित है। पश्चिमी दिशा कहने का मतलब क्या है? अगर आप मैप बनाएंगे तो ये आप पाएंगे कि इसे हम ईस्ट, इसे हम वेस्ट, इसे नॉर्थ और इसे हम साउथ कहते हैं। ठीक है जी, तो आप जब भारत का मैप बनाते हैं तब आप पाते हैं गुजरात राज्य इधर स्थित है। किधर स्थित है? इधर। तो ये क्या है जी? ये है वेस्ट और इधर क्या है? ईस्ट। ठीक है, तो भारत में गुजरात राज्य की स्थिति पश्चिम की ओर है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में सामान्य परिचय। हम सबसे पहले किसी भी राज्य के बारे में एक बेसिक सामान्य परिचय जान लेंगे, उसके बाद में उस राज्य से आने वाले सारे प्रश्नों के बारे में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप सब स्टार्ट होंगे। देखते हैं आज गुजरात राज्य के बारे में सामान्य परिचय। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी? गठन। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को कब किया गया था? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से पृथक करके किया गया था। जब हम संविधान की क्लासेस देखेंगे, संविधान को हम पढ़ेंगे, तब हम एक पाएंगे कि वर्ष 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था और राज्यों के पुनर्गठन इसी आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति के तर्ज पर किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 1960 में महाराष्ट्र राज्य का राज्य पुनर्गठन करके 1960 में कौन सा राज्य बनाया गया था जी? गुजरात राज्य। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? 1960 में। ये याद रखेंगे, 1 मई याद नहीं होगा तब भी चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो गुजरात को प्राचीन समय में सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से जाना जाता था जी? सौराष्ट्र। अच्छे से याद रखेंगे, गुजरात को प्राचीन समय में सौराष्ट्र कहते थे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, आपको पता ही होगा। गुजरात की राजधानी क्या है जी? गांधीनगर। ये सामान्य परिचय है, इस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। हमको आगे गुजरात राज्य से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है।
यहाँ की भाषा क्या है? तो गुजरात राज्य की भाषा है गुजराती। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे गुजराती को क्या संविधान में मिले 22 संवैधानिक भाषाओं में कोई दर्जा प्राप्त है क्या? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्य त्यौहार। जब हम मुख्य त्यौहार की बात करते हैं तो गुजरात का मुख्य फेस्टिवल है नवरात्रि। क्या है जी? नवरात्रि। और अभी अभी कुछ दिन पहले ही माता रानी का त्यौहार नवरात्रि आप सभी ने अच्छे से मनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुजरात राज्य के प्रमुख नृत्य के बारे में। आप लोग अगर दुर्ग भिलाई से हैं तो आप सभी को अच्छे से पता है जिस तरीके से गरबा या डांडिया गुजरात में भी अब नहीं मनाया जा रहा है, उससे भी बेहतर हमारे यहाँ दुर्ग भिलाई में गरबा और डांडिया का नृत्य किया जाता है। तो जिसको भी गरबा और डांडिया देखना है तो आने वाले नवरात्रि में आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला नवरात्रि तो चला गया है। तो यहाँ का प्रमुख पर्व क्या है? गरबा और डांडिया। अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं विधानसभा की सीटें। विधानसभा की सीटें की बात करें तो गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 182। देखते हैं लोकसभा की सीटें। लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो लोकसभा की सीटें कितनी है जी? यहां पर 26। कितनी है? 26। वहीं जब हम राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो यहां पे कितनी सीटें हैं जी? 11 सीटें। इसके अलावा आप सब देख पा रहे होंगे वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जान पा रहे होंगे कि रेलवे किसी न किसी पेपर में ये उठाकर पूछ देता है, बताइए फलाने राज्य का वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, इसीलिए इसको आप सभी को बताया जा रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। कौन है जी? भूपेंद्र पटेल। जबकि वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं तो वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। आप सभी फोटो में देख पा रहे होंगे, ये हैं बीजेपी से वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और ये हैं आचार्य देवव्रत, वर्तमान गुजरात के राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब गुजरात के बारे में अन्य जानकारी। तो पहला आप सभी के लिए सामान्य परिचय, उसके बाद आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्राकृतिक विशेषताएं। अब हम देखते हैं यहाँ पर गुजरात में कौन कौन सी प्राकृतिक विशेषताएं हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। अगर आप सबको मैं बताऊं तटरेखा क्या होता है तो आप समझ पाएंगे। ऐसे राज्य जिनकी सीमा सागर या समुद्र से लगी हो, ऐसे राज्यों को हम तटरेखा वाले राज्य कहते हैं। भारत में कुल तटरेखा 6100 किलोमीटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितना पढ़ने वाले हैं? 6100। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें से भी केवल अकेले गुजरात राज्य की अगर हम बात करें 1214.70 किलोमीटर की तटरेखा केवल गुजरात राज्य की है। अगर आप सब जान रहे हैं मैप में तो आपको पता होगा, इसको कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। वहीं हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर। जबकि आपको पता होगा इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। आपको अगर एग्जामिनर ये पूछे बताइए निम्नलिखित में से सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, और ऑप्शन नंबर ए दिया हो गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दिया हो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दिया हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन नंबर डी दिया हो आपको तमिलनाडु, तब इस कंडीशन में आपका जवाब क्या होगा? अगर आप सब ये सोच रहे हैं इसको देख कर कि सबसे
लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और इसका जवाब जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब गुजरात होगा, तो आप सभी गलत हैं। आप सभी को मैंने पूछा सबसे अधिकतम तट रेखा किसकी है, मैंने यहाँ पर राज्य शब्द नहीं लगाया क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसको हम लोग जानते हैं वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है जी? एक यूनियन टेरिटरी है। इसीलिए अगर एग्जामिनर आपसे ये चारों ऑप्शन देकर पूछे सबसे अधिक तटरेखा किसकी है, सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, तो आपका जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप यहीं पर नोट करके लिखेंगे सबसे बड़ी तटरेखा, सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है जी? तो आप याद रखेंगे अंडमान एंड निकोबार। और कितना है इसकी लंबाई? तो आप याद रखेंगे 1900 किलोमीटर। कितना है लंबाई? 1900 किलोमीटर। लेकिन अगर प्रश्न में राज्य पूछा जाए तब ऐसे कंडीशन में आपका जवाब निसंदेह गुजरात होगा। ठीक है। एग्जामिनर आजकल क्रम से जमाने के लिए सीजीपीएससी एकदम उसका फेवरेट क्वेश्चन बन गया है ना। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछते हैं, बताइए निम्नलिखित में से सबसे अधिकतम तटरेखा वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो आपको ऐसे कंडीशन के लिए आपको याद रखना है 3-4 राज्यों के नाम एक साथ याद रखना है। एक तो आपको पता चल गया गुजरात सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है। उसके अलावा आप क्या जानते हैं? गुजरात के अलावा आपको जानना है आंध्र प्रदेश। क्या जानना है जी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपको जानना है तमिलनाडु। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी तटरेखा भारत में बाकी राज्यों की अपेक्षा बड़ी है। सबसे बड़ी गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ओवरऑल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1900 किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे अधिक वाले राज्य को हमको जान लिए हैं, तो सबसे कम वाले को भी जान लेते हैं। सबसे कम तटरेखा वाले कौन है जी? सबसे कम तटरेखा वाला राज्य, मैं राज्य लिख रहा हूं ना, राज्य क्या है? तो आपको याद रखना है गोवा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आप सभी को मैं बता दूं, यहीं पर तटरेखा की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग भारत की अवस्थिति एवं विस्तार हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल, जबकि सबसे दक्षिणी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे जी? मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु को हम लोग कहेंगे कन्याकुमारी। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको कहते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। ये होगा इंदिरा कॉल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट होगा उसको कहेंगे इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में स्थित है, कच्छ वाले क्षेत्र में, इसको कहा जाता है गुहार मोता या गुहार मोती। क्या कहा जाता है? गुहार मोता या गुहार मोती। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु को जो नेफा वाले क्षेत्र अर्थात अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है, इसको कहा जाता है कीबुथु। क्या कहा जाता है जी? कीबुथु। तो सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोता या गुहार मोती, और इसको क्या कहते हैं? कीबुथु। तो लिख लेते हैं एक बार गुजरात वाले को। इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो आपको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको कहते हैं कीबुथु, सॉरी, इसको कहते हैं गुहार मोता, गुहार मोती या मोता। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेंगे गुहार मोता, कहीं पर गुहार मोती भी देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब पर्वत श्रृंखला। अब हम लोगों ने जब गुजरात राज्य की तटरेखा के बारे में बात कर लिया, तो अब हम लोग गुजरात राज्य में विस्तृत यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और पर्वत श्रृंखलाओं में भी हम लोग ये देखेंगे क्या होता है, अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि हम लोग अरावली पर्वत की बात करते हैं, और आप ये सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप ये जान रहे होंगे कि अरावली पर्वत कहाँ स्थित है जी? अरावली पर्वत का मुख्य
ज़्यादातर विस्तार जो है राजस्थान राज्य में है। तो लोगों के दिमाग में या जहन में ये बैठा हुआ है कि राजस्थान में ही, केवल राजस्थान में ही अरावली पर्वत का विस्तार है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। और न ही अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। एग्जामिनर आपसे बहुत बारीक बारीक प्रश्न पूछ रहा है। वो पूछ देता है, बताइए अरावली पर्वत की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, बताइए अरावली पर्वत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, बताइए अरावली की सबसे उत्तरी बिंदु पर या उत्तरी विस्तार पर कौन से केंद्र शासित प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। ऐसे प्रश्न आपको बनाकर पूछ रहा है, जो आपकी बेसिक समझ पर तो निर्धारित होता है, लेकिन आप लोग जब बेसिक को ही मजबूत नहीं रखते हैं तो ऐसे प्रश्न में आप फंस जाते हैं। इसीलिए हम लोग देखने वाले हैं सारे स्टेट में अगर अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली चारों जगह पे है, तो हम जब जब इन जगहों को पढ़ेंगे तब तब इनके सारे फैक्ट को हम लोग पढ़ते चलेंगे, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। लंबी वीडियो से अगर आपको डर लगता है तो आप ऐसी तैयारी में आप सफलता की गारंटी नहीं मान सकते, क्योंकि आपको अगर डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम निकलने की गारंटी अब नहीं है। ठीक है, तो छोटे और शॉर्ट्स वीडियो से बचिए और अच्छे और डिटेल वीडियो को पढ़िए, ताकि आप सभी की समझ अच्छे से विकसित हो सके। चलिए पढ़ते हैं पर्वत श्रृंखला के बारे में और देखते हैं अरावली पर्वत, राजपीपला की पहाड़ी, गिरनार पर्वत श्रेणी और गिर पर्वत ये भारत में गुजरात राज्य से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत अगर आप सबको मैं अच्छे से इसको समझाना चाहूं तो पिछले स्लाइड पर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। पिछले स्लाइड पर आप लोग इसके पश्चिमी बिंदु को, गोहार मोती को अच्छे से नोट कर लेंगे। मैं आपको यहां पर मैप के जरिए थोड़ा सा, एक सेकंड जी, है ना, यहीं पर मैं नोट करके लिख दे रहा हूं। सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे गुहार मोता, या कोई लिख सकते हो इसको गुहार मोती। क्या लिख सकते हो? गुहार, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है गुहार मोती। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप गुजरात राज्य को देखेंगे, हमारे पास गुजरात के मैप जो पहले स्लाइड पर मैंने आप सभी को दिखाया था, आप सभी को एक बार और दिखा दे रहा हूं। आप सभी अच्छे से देख पाएंगे, यहां पर लिखा हुआ है बनासकंठा। क्या लिखा हुआ है जी? बनासकंठा। ये वही स्थान है जहां पर अरावली पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड पर जाकर हम लोग अरावली पर्वत के बारे में। यहां से कुछ बनासकंठा का विस्तार था, बनासकंठा था, तो यहीं से हम लोग बनाएंगे अरावली पर्वत। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से इस मैप में, ये जो पॉइंट है, ये जो गया हुआ है, ये गुजरात और राजस्थान के बीच का सीमा है। ठीक है, मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी केवल दक्षिणी विस्तार, जो अरावली पर्वत की दक्षिणी विस्तार है, उसका केवल दक्षिणी भाग ही गुजरात में है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाग कहाँ है? राजस्थान में है। तो आपको याद रखना है अरावली पर्वत का सबसे अधिकतम विस्तार राजस्थान में है, लेकिन दक्षिणी विस्तार गुजरात में है। कुछ भाग इसके हरियाणा में और इसके सबसे उत्तरी भाग कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लिखेंगे इसका विस्तार, कितने राज्यों में इसका विस्तार है। तो विस्तार हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं विस्तार। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है? एक तो है गुजरात में, एक है राजस्थान में, और एक कहाँ है जी? हरियाणा में। और इसके अलावा कहाँ है एक जगह? दिल्ली में। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं अरावली पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में।
चलिए थोड़ा सा इसका हम लोग मैप बनाते हैं और इसके बारे में कुछ तथ्यों को लिखते चलते हैं। अरावली पर्वत का सबसे सर्वोच्च चोटी, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, बार बार ये पूछा जाता है, बताइए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है और ये कौन से राज्य में स्थित है। तब आप ऐसे कंडीशन में बताएंगे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है गुरु शिखर। क्या कहा जाता है? गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर कहाँ स्थित है जी? गुरु शिखर स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में गुरु शिखर स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसकी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, यहां से इसको से डिवाइड कर लेते हैं। इस वाले पोर्शन को हम लोग कह देते हैं गुजरात, इसको कह देते हैं राजस्थान, इसको इस वाले पोर्शन को कहते हैं हम लोग हरियाणा, और इसको हम लोग कह लेते हैं दिल्ली। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में अरावली पर्वत का विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसको गुरु शिखर कहा जाता है वह राजस्थान में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। अब चूंकि अब हम लोग मैप पे देखे थे तो इसका विस्तार कुछ इस ऐसे था, तो आप इसको इसी तरीके से अपने मैप दिमाग में रखेंगे। हालांकि मैंने इसको ऐसे बनाया है। ठीक है, आपको याद रखना है इसके दक्षिणी छोर को, जहां पर इसका दक्षिणी छोर है इसको कहा जाता है बनासकंठा। क्या कहते हैं? बनासकंठा। कहीं कहीं पर आपको बुक में देखने को मिलेगा पालनपुर, तब भी ये बनासकंठा के पास का ही एक स्थान है जिसको कहते हैं पालनपुर। तो आप याद रखेंगे इसके दक्षिणी छोर को। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? दक्षिणी छोर की बात कर रहा हूं। दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? बनासकंठा। जबकि इसके उत्तरी छोर को क्या कहा जाता है? रायसीना हिल। क्या कहा जाता है? रायसीना हिल। और इसी रायसीना हिल्स पर क्या स्थित है जी? इसी रायसीना हिल्स पर हमारे देश की राजधानी दिल्ली स्थित है। और कहते हैं ना, रायसीना हिल्स पर लुटियंस ने दिल्ली को बसाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है रायसीना हिल्स इसका उत्तरी छोर है, जबकि इसके दक्षिणी छोर की बात करें तो वो बनासकंठा है। ये उत्तरी छोर है, आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी 1722 गुरु शिखर। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना है जो कि है यहीं पर गुरु शिखर पर अरावली पर्वत में ही राजस्थान में ही एक जगह है जिसको कहा जाता है माउंट आबू। क्या कहा जाता है जी? माउंट आबू। माउंट आबू वो स्थान है जहां से हम आपको जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या कहते हैं? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में माउंट आबू के पास। और माउंट आबू कौन से पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है मानसून विभाजक का भी काम करती है। कैसे करती है मानसून विभाजक का काम करती है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा, अगर हम मानसून पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको मैप के जरिए समझा दे रहा हूं। आपको समझ में आ जा रहा होगा, है ना? ये राजस्थान की स्थिति है ऐसी, और ये गुजरात वाला हिस्सा है हमारा। ठीक है, आप सब अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल के तट पर मालाबार तट में आती है। उसके बाद यहाँ से ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो एक श्रृंखला को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी शाखा, जबकि एक श्रृंखला को कहा जाता है अरब सागर की शाखा। और ये अरब सागर की शाखा जो है ये पूरा पोर्शन गुजरात के इस वाले एरिया से स्टार्ट करके ये पूरा केरल और तमिलनाडु के जंक्शन तक एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, जो सतत रूप से विस्तृत है। यहीं से ये मानसूनी हवाएं जिसमें आर्द्रता होती है, नमी होती है, टकराती हैं और टकराने के बाद ऊपर उठने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इनके मार्ग में अवरोध आ जाता है। ऐसे टकराती हैं फिर ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। चूंकि इनमें आर्द्रता होती है, ये समुद्रों से नमी लेकर आ रही होती है, तो जब ये ऊपर उठती हैं
तो इनमें संघनन की क्रिया होती है और संघनन की क्रिया के बाद ये आर्द्रता युक्त पवनें बूंदों के रूप में बरसना स्टार्ट करती हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, बारिश या वर्षा का होना कहते हैं। लेकिन यहां पर तो ये वर्षा कर देती है, लेकिन जब ये जाएंगी, आप देख रहे होंगे जब ये राजस्थान में कुछ इस तरीके से ऐसा इसका विस्तार है, दक्षिणी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। अगर ये पवनें यहाँ जाती हैं, ऐसे यहाँ से एंट्री कर लेती हैं, खंबात की खाड़ी वाले एरिया से मान लो यहाँ से एंट्री करती हैं, तो क्या आपको इसके मार्ग पर कोई अवरोध दिख रहा है क्या? ऐसा कोई अवरोध दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये सारी पवनें, ये सभी पवनें अरावली पर्वत के समानांतर निकल जा रही हैं। चूंकि ये जब तक इसमें टकराएंगी नहीं तब तक ये ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेंगी, और ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेंगी तो इसमें जो आर्द्रता है वो आर्द्रता संघनित होकर नीचे बूंदों के रूप में टपकेंगी नहीं, और नहीं टपकेंगी तो बारिश नहीं होगा, है ना। यही कारण है कि अरावली पर्वत समानांतर है किसके? मानसूनी पवनों के। इसीलिए इस क्षेत्र में, इस वाले पूरे क्षेत्र में क्या है, वर्षा नहीं होता है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इसीलिए यह पूरा क्षेत्र राजस्थान का डेजर्ट है या मरुस्थल है। ठीक है। कुछ पवनें जो इधर से आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से, जो आर्द्रता युक्त आती हैं, वो इधर के राज्यों में वर्षा करते 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 आती हैं और इनमें थोड़ी बहुत नमी बची होती हैं। उन्हीं नमियों के साथ ये अरावली पर्वत से ऐसे टकराती हैं और इसके पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं। इसीलिए राजस्थान का ये जो पूर्वी क्षेत्र है जिसको मेवाड़ कहा जाता है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है ना। तो मेवाड़ वाले क्षेत्र में वर्षा होती है और मारवाड़ वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं अरावली पर्वत को मानसून विभाजक। ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे मानसून विभाजक क्यों कहते हैं, आप सभी को मैंने समझा दिया है। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अरावली मानसून विभाजक का भी काम करती हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। कितने सारे फैक्ट हो गए जी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार है। दक्षिणी विस्तार बनासकांठा या पालनपुर गुजरात में, जबकि उत्तरी विस्तार रायसीना हिल्स दिल्ली में है। माउंट आबू के पास यहीं अरावली पर्वत पर राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 17-22 मीटर। अरावली पर्वत को आपको और अच्छे से याद रखना है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। आपको याद रखना है, अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। और अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। कैसी पर्वत है जी? अवशिष्ट। क्योंकि अब इसका लगातार अपर्दन होते जा रहा है। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये किस प्रकार के पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अरावली मानसून विभाजक का काम करती है। कैसे करती है मैंने अच्छे से आपको बताया। आप सभी को इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल लिखना है, साथ ही नोट्स बनाते चलना है। आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस सभी बातों का, इन सभी एक्सप्लेनेशन का, है ना, आप सभी को PDF मिल जाएगा। तो आप चिंता नहीं करेंगे, अभी केवल आप समझने का प्रयास करते चलेंगे। थोड़ा सा इसको छोटे कर लेते हैं क्योंकि अब हमको पढ़ना है गिरनार पर्वत के बारे में। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं अगला पर्वत श्रृंखला क्या है। अगला पर्वत श्रृंखला है हमारा गिरनार पर्वत श्रृंखला। क्या है? गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत के बारे में आपको याद रखना है, ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो तथ्य एग्जाम में आएंगे उन्हीं तथ्यों को हम लोग समाहित करते हुए चलेंगे, उन्हीं को पढ़ते हुए चलेंगे। आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये इतने सारे फैक्ट एक राज्य दर्शन की सीरीज में क्यों बता रहे हैं। आप जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे तथ्यों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप सब इसको एक जगह नोट कीजिए और आप देखिए, आप जब जब इसको उठाकर पढ़ेंगे आपका 60% ज्योग्राफी इसी राज्य परिदर्शन की टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
तो चलिए देखते हैं हम लोग गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत के बारे में जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? जूनागढ़। और इसी जूनागढ़ में एक शक शासक हुए जिसका नाम था शक शासक रुद्रदामन। कौन जी? रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख। और इस अभिलेख को भारत में संस्कृत में लिखित प्राचीनतम अभिलेख कहा जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे, संस्कृत में लिखित प्राचीनतम अभिलेख लिख लेते हैं यहीं पे। संस्कृत में लिखित प्राचीनतम अभिलेख आप याद रखेंगे, रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। इसके अलावा इस गिरनार पर्वत से एक झील के बारे में जानकारी मिलती है और इस झील से 4 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और उन चारों शासकों को एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा जाता है, इसलिए आप सबको उसको अच्छे से याद रखना है। चलिए देखते हैं, गिरनार पर्वत पर एक झील है जिसको कहा जाता है सुदर्शन झील। क्या कहा जाता है जी? सुदर्शन झील। इस झील से 4 शासकों का नाम उल्लेखित किया जाता है। कितने शासक? 4 शासक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शासक का नाम आता है जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, जिसको कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या कहा जाता है जी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर जूनागढ़ के पास स्थित गिरनार पर्वत पर पुष्यगुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? पुष्यगुप्त के द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। मैंने क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला शासक याद रखना है, इसी मौर्य साम्राज्य का प्रतापी शासक हुआ जिसको भारतीय इतिहास में जाना जाता है महान सम्राट अशोक के बारे में। क्या जाना जाता है? सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के कहने पर किसने जी? यवनराज तुषास्प ने। किसने? यवनराज तुषास्प ने इस पर एक बांध या एक नहर निर्माण करवाया था जो 400 वर्षों तक सुरक्षित रहा, बाद में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार गुप्त शासक स्कंदगुप्त के कहने पर किसने? पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। ठीक है, जीर्णोद्धार। उसके बाद यहीं से एक और फैक्ट हमको देखने को मिलता है इसी शासक के बारे में। किसके बारे में? रुद्रदामन के बारे में चौथा फैक्ट देखने को मिलता है। रुद्रदामन के बारे में क्या देखने को मिलता है जी? रुद्रदामन के कहने पर सुविशाख ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, बताइए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने बिना बंधुआ मजदूरी के किया था? तब उसका जवाब लिया गया था रुद्रदामन। तो आप याद रखेंगे, बिना बंधुआ मजदूरी के इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर्वत श्रृंखला की ओर। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जी, लिखना है हमको आगे और भी फैक्ट लिखना है। ठीक है, हमको और क्या देखना है? अगला पर्वत श्रृंखला, अगला हमको देखना है राजपीपला की पहाड़ी। ये हमारे पहला पॉइंट हो गया था, पहला, ये दूसरा। अब हमको देखना है तीसरा क्या है? राजपीपला की पहाड़ी। क्या है? राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जब मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं। एक पर्वत श्रृंखला है जिसको भारत में
हम लोग क्या जानते हैं जी, भारत में जानते हैं हम लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करने वाला पर्वत श्रृंखला, उसका नाम क्या है, विंध्याचल पर्वत। वहीं पर एक और पर्वत श्रृंखला है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं हम लोग सतपुड़ा। और सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी विस्तार जो कि गुजरात में है उसी को कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी। तो इसके बारे में केवल एक लाइन याद रखना है आपको, सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी विस्तार, सतपुड़ा पर्वत का सबसे पश्चिमी विस्तार आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। एग्जाम में ऐसा जमाने को दे देता है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, तब आपको अगर केवल पश्चिम भी याद रहता तो कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है सतपुड़ा पर्वत का सबसे पश्चिमी विस्तार राजपीपला की पहाड़ी है जो कि कहाँ है, गुजरात में है। इसीलिए मैंने इसके दक्षिणी विस्तार और इसके उत्तरी विस्तार को भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग ने क्या लिखा है, गिर पर्वत। गिर पर्वत के बारे में केवल आपको याद रखना है, गिर पर्वत जो है गुजरात में एक मंदिर है, आप लोग ने सुना होगा सोमनाथ टेम्पल। बस इसी गिर पर्वत में ही सोमनाथ टेम्पल स्थित है। कौन सा, सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर। इसके बारे में हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप याद रखेंगे। इसी गिर पर्वत पर एक नेशनल पार्क है जिसको कहा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है गुजरात में है और इस गिर पर्वत पर है। केवल आपको याद रखना है कि गिर पर्वत कहाँ है, तो ये गुजरात में है। तो ये रहा गुजरात के पर्वत श्रृंखलाएँ। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आप सभी बोर नहीं होंगे, है ना। और आपको अच्छे से इसको पढ़ते चलना है और इन सभी तथ्यों को लिखते चलना है। आप यकीन मानिए जी, अगर आप सभी इन तथ्यों को एक जगह समाहित करते हैं तो आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए एकदम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे या डटे रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्राकृतिक तथ्यों के बारे में, जिसमें आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्या आ रहा है जी, नदियाँ। नदियाँ ही तो जीवन का आधार है। तो चलिए देखते हैं गुजरात में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं और इनके बारे में हम लोग कौन कौन से तथ्य जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। आप सभी को बता दूं, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, बताइए पश्चिम की ओर निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती। और इन चारों में से किसी तीन का नाम दे देगा और एक को दे देगा जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। इसीलिए आप सबको मैं यहाँ पे जो बताते हुए जा रहा हूँ ना, वो इसलिए बताते हुए जा रहा हूँ और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि राज्य प्रदर्शन से आपके 60% ज्योग्राफी कवर हो जाएंगे। इसको हम लोग जब नदी वाले सेक्शन में आएंगे तब पढ़ेंगे तो आप सभी कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया था वो पूरा हमको याद है, और याद होने के साथ साथ हमारे पास वो एक जगह लिखा हुआ भी मौजूद है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग साबरमती नदी के बारे में। इसके अतिरिक्त दो और नदियां हैं जिसमें से एक लूनी है और एक है भोगवा। उसके बारे में हम आगे स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं इन चार नदियों के बारे में। इन चार नदियों को मैं एक जगह इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये पश्चिम की ओर कहने के मतलब है अरब सागर या खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। आप सभी को अच्छे से पता होगा इस वाले सेक्शन को कहा जाता है खंभात की खाड़ी। अब मैं बार बार आप सबको एक बार लिखवा दे रहा हूं कि ये सभी नदियां, ये चारों नदियां अपना जल कहां विसर्जित करेंगी, खंभात की खाड़ी में, क्योंकि ये चारों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी। और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, वो नदियां डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और डेल्टा और एस्चुरी क्या है, हम लोग जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, जो नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो नदियाँ क्या बनाती हैं जी, एस्चुरी अर्थात ज्वार नद मुख। चलिए देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। मैं आपको केवल अभी मैप में बता रहा हूँ, उसके बाद इनके बारे में हम लोग तथ्य लिखते चलेंगे। पहला देखते हैं, इसको कहते हैं विंध्याचल पर्वत, और इस वाले पर्वत श्रृंखला को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत। जबकि हमने अभी देखा क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा ये पूरा सेक्शन क्या कहलाता है, वेस्टर्न घाट।
आपको याद रखना है, भारत में इन 4 पर्वत श्रृंखलाओं को या इन 4 श्रेणियों को भारत में महान जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल इसके बारे में आपको ऐसे फैक्ट बता दिया। ठीक है, आपको याद रखना है इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है, महान जल विभाजक। आपको एक ट्रिक याद रखना है, उस ट्रिक को मैंने नाम दिया है समानता। क्या नाम दिया है, समानता। ये हीरोइन वाला समानता नहीं है ना जी, इक्वलिटी वाला समानता है। ठीक है, आपको याद रखना है समानता। समानता में स का अर्थ है क्या है, साबरमती, म का अर्थ है माही, न का अर्थ है नर्मदा और त का अर्थ है ताप्ती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये किसके लिए बनाया मैंने ट्रिक, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। आपको इसको लिख लेना है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी की ट्रिक, प्रवाहित होने वाले। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के लिए मैंने इसको ऐसे ट्रिक बना दिया है, आप लोग हमेशा याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं साबरमती नदी के बारे में कुछ तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। अब मैं केवल यहाँ पर उद्गम लिखूंगा, विसर्जन नहीं लिखूंगा। विसर्जन लिख दूंगा और ऐसा डॉट छोड़ दूंगा तो आप समझेंगे कि वो खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर रहे हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जी। हम लोग उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम हम लोग देखते हैं, उद्गम होता है इसी अरावली पर्वत के एक श्रेणी है ना। उसी श्रेणी का नाम क्या है, उस श्रेणी का नाम है पदराला की पहाड़ी। इसी पदराला की पहाड़ी से साबरमती नदी का उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ होता है, तो विसर्जन मैं नहीं लिखूंगा, बताया हूँ कहाँ होता है, खंभात की खाड़ी में। इन चारों नदियों का विसर्जन खंभात की खाड़ी में होता है। आपको याद रखना है इसके तटवर्ती शहर में एक फैक्ट याद रखना है साबरमती नदी के बारे में। इसके तट पर अहमदाबाद शहर स्थित है, अहमदाबाद। ठीक है, और इसी अहमदाबाद पर साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम है जिसको कहा जाता है साबरमती आश्रम। और इस साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था। कहीं कहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा गांधी जी के द्वारा भारत में स्थापित पहला आश्रम कौन सा है, साबरमती आश्रम। इसकी एक्चुअल कहानी क्या है हम लोग इसी गुजरात की श्रृंखला में आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद स्थित है। कौन सी पहाड़ी है, पदराला की पहाड़ी, जो कि अरावली पर्वत का ही एक भाग है। विसर्जन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है खंभात की खाड़ी में। आगे देखते हैं माही नदी के बारे में। अगर हम लोग लोकेट करना चाहें तो इसको ऐसे लोकेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे साबरमती नदी का फ्लो होता है, ऐसे खंभात की खाड़ी में आकर अपना जल विसर्जित करती है। इस वाली जगह से एक नदी ऐसे आती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसको कहा जाता है माही नदी। तो चलिए माही नदी के बारे में देखते हैं। माही नदी का उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है, माही नदी का उद्गम होता है मेहत झील। कहाँ से होता है, मेहत झील, मेहत झील। और ये कहाँ है जी, ये स्थित है विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत में भी इसी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जिसको कहा जाता है अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी। ठीक है, इसी अमरोरू पहाड़ी में ये मेहत झील स्थित है। और इसी मेहत झील से किसका उद्गम होता है जी, माही नदी का। और माही नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, इसके बारे में देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है इसका जी। इसका फ्लो हो रहा है एक तो राजस्थान में है ना, और एक कहाँ हो रहा है, गुजरात में। कौन सी नदी, साबरमती। जबकि हम लोग माही की बात करें तो माही विसर्जन कहाँ करेगी अपना जल, खंभात की खाड़ी में। विसर्जन को हम लोग नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमने पश्चिम की ओर खंभात की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियों का ट्रिक हम लोगों ने बना लिया है, समानता जिसका ट्रिक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी प्रवाह, प्रवाह कहाँ कहाँ होता है, तो एक होता है एमपी में, एक होता है राजस्थान में, और एक कहाँ होता है जी, गुजरात में। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुजरात, इसीलिए हम लोगों ने माही नदी के बारे में पढ़ा है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आगे। प्रवाह तो इन 3 राज्यों में हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं। आगे देखते हैं माही नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य।
जैसे कि एक सेकंड आप सभी को, ठीक है। हम लोग देखते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी के बारे में कौन सा तथ्य देखते हैं? माही नदी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर फ्लो होती है। मेहर झील से उद्गमित होती है और खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। माही नदी पर एक परियोजना है। आपको बहुत सारे बुक में इसमें गलती देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। परियोजना, इसमें एक परियोजना संचालित है जिसको कहा जाता है माही बजाज परियोजना। क्या कहा जाता है? माही बजाज परियोजना। ये बजाज क्या है जी? तो ये कोई गाड़ी वाला बजाज नहीं है। आपको याद रखना है, गांधी जी के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले जमुनालाल बजाज के नाम पर इस परियोजना का नाम रखा गया है, जिसको कहा जाता है माही बजाज परियोजना। आपको अच्छे से याद रखना है, माही बजाज परियोजना किसके नाम पर रखा गया है? जमुनालाल बजाज। और ये जमुनालाल बजाज कौन है जी? गांधी जी के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, इन्हीं के नाम पर रखा गया। और कहाँ पर है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, यह परियोजना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले पर स्थित है। राजस्थान में है। कई जगह आपको बुक में देखने को मिलेगा गुजरात में, जो कि गलत है, ठीक है। आपको याद रखना कहाँ है? राजस्थान में। आगे चलते हैं और देखते हैं परियोजना के बाद माही नदी से एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके वनडे एग्जाम में बार बार लगातार पूछा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। विशेषता क्या है इसकी, माही नदी की? तो विशेषता आपको याद रखनी है। विशेषता में आपको याद रखना है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। इसीलिए लगता है अरिजीत सिंह ने गाया था, माही मैनू छड़ियो ना। छड़ियो ना से कहने का मतलब क्या है? छोड़ना नहीं, मतलब 2 बार काटना है ना। 1 बार नहीं, कितने बार? 2 बार, ठीक है। वो ऐसा ही है, फालतू टाइप का ट्रिक। लेकिन कई बार कोई फालतू चीज़ें याद रखने के लिए अच्छी बातें होती है जी, ठीक है। तो आपको याद रखना है साबरमती, माही। नर्मदा के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। चलिए नर्मदा को अगले स्लाइड पर देखते हैं। नर्मदा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। नर्मदा, माँ नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? भाई अगर आप मध्य प्रदेश चले जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा नर्मदा माता कितनी पूजनीय है। इसलिए मैंने कहा माँ नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मैकल पर्वत श्रेणी में, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक जगह है जिसको क्या कहा जाता है जी? नर्मदा कुंड। क्या कहा जाता है? नर्मदा कुंड। इसी नर्मदा कुंड नामक स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आपको याद रखना है। विसर्जन की हम लोग बात कर चुके हैं। ये सभी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, पर आपको याद रखना है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सभी नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ठीक है जी। आपको याद रखना है खंभात की खाड़ी में इसका विसर्जन होता है। खंभात लिख रहा हूँ तो पूरा समझ लेना ना जी, कई लोग नहीं समझ रहे होंगे, लिख रहा हूँ खंभात की खाड़ी। आपको याद रखना है खंभात की खाड़ी, याद रखेंगे। खंभात की खाड़ी में विसर्जन होता है। लंबाई की बात करते हैं हम लोग। लंबाई की बात करते हैं तो 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना आसान याद करना, पहले 13 फिर 12, 13-12, है ना। तो 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमरकंटक की पहाड़ी नर्मदा कुंड से इसका उद्गम होता है। खंभात की खाड़ी में विसर्जन होता है। नर्मदा नदी के बारे में आपको याद रखना है, इसमें जलप्रपात, क्या याद रखना है? जल प्रपात। तो जलप्रपात कौन कौन से याद रखना है? तो जलप्रपात आपको याद रखना है, एक तो याद रखना है धुआंधार। क्या याद रखना है? धुआंधार जलप्रपात। और एक याद क्या रखना है? भेड़ाघाट। जबलपुर के पास जब आती है धुआंधार कहलाती है। ऐसा कहीं पे आप लाइन सुने होंगे कविता में। इसीलिए कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार। और एक क्या है? भेड़ाघाट। आपको याद रखना है भेड़ाघाट जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात कौन बनाती है? नर्मदा नदी। और याद रखना है सहायक नदियों की बात करते हैं हम लोग। सहायक नदी,
सहायक नदियाँ की बात करते हैं तो सहायक नदियों में हमको देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है? बंजर, तवा, शेर, हिरन, दूध और कोलार। ठीक है, तो ये सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग और क्या जानते हैं नर्मदा नदी के बारे में? तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी? इसके तटवर्ती शहर, क्या जानते हैं हम लोग? तटवर्ती शहर। तटवर्ती शहर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं हम लोग जबलपुर। क्या पढ़ते हैं? जबलपुर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जबकि एक तो पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं जी? ओंकारेश्वर, ये भी कहाँ है? ये भी है एमपी में। एक पढ़ते हैं हम लोग अंकलेश्वर, क्या पढ़ते हैं? अंकलेश्वर, ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है और ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, ये कहाँ है? गुजरात में। नर्मदा नदी जो है ना, आपको अच्छे से याद रखना है। नर्मदा नदी जो है ना, द्वीप का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? द्वीप का। कौन कौन से द्वीप का निर्माण करती है? एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ये खंभात की खाड़ी में, चूंकि खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जन कर रही है, इसीलिए खंभात की खाड़ी में खंभात की खाड़ी में एक द्वीप बनाती है जिसको कहा जाता है अलिया बेट। आपने नाम सुना होगा। ये भी प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, आप याद रखेंगे। अलिया बेट कौन बनाती है? नर्मदा नदी। कहाँ पे बनाती है? खंभात की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, ये एक नदी द्वीप है। इसके अलावा आप और पढ़ते होंगे मंधाता द्वीप। क्या पढ़ते हैं? मंधाता द्वीप। और ये मंधाता द्वीप कहाँ है? मंधाता द्वीप स्थित है एमपी में। और इसी मंधाता द्वीप के पास है कौन सा मंदिर जी? तो आपको याद रखना है, इसी के पास है, क्या है? ओंकारेश्वरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है मंधाता द्वीप के बारे में, मंधाता द्वीप और अलिया बेट के बारे में याद रखना है। ये द्वीप का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त इसके बारे में जो एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब जो मैं लिखवा रहा हूँ उससे आता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट वनडे एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, इसके अतिरिक्त जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ ये बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सी विशेषता क्या है इसकी? आपको याद रखना है विशेषता। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपको और क्या याद रखना है? इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है, ये पहला है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, आपको अच्छे से याद रखना है। और क्या है जी? आपको याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में, आपको अच्छे से याद रखना है। इसको मैकल सूता भी कहते हैं, मैकल सूता भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ओके, तो इतनी सारी बात आपको नर्मदा नदी के बारे में याद रखना है। और जब भी हम लोग नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये सारे फैक्ट एक जगह आपको मिल जाएंगे। तब आपको जब आप पढ़ेंगे तब लगेगा कि जी हाँ, हमने भी कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नदी के बारे में। अगली नदी के बारे में हम लोग देखने से पहले आप थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। और अगला नदी कौन सा आने वाला है हमारा जी? हमारा अगला नदी आने वाला है, ट्रिक में कौन सा नदी था जी? समानता में हमने न तक कवर कर लिया है। अगला कौन सा रिवर आने वाला है? जी हाँ, अगला रिवर आने वाला है चौथा नंबर में ताप्ती ताप्ती नदी।
ताप्ती नदी के बारे में आपको याद रखना है, जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पर्वत है। एक महत्वपूर्ण बात जो नर्मदा नदी में आपको याद रखना है, जो छूट जा रहा था, आपको अच्छे से याद रखना है। नर्मदा नदी जो है, इसमें चौथा पॉइंट करके याद रखेंगे, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। आप पूरा कर लेंगे लाइन को, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। भ्रंश घाटी क्या है, ये हम लोग जब पर्वत वाली श्रृंखला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अच्छे से। आपको अभी केवल याद रखना है कि नर्मदा नदी, दामोदर नदी और ताप्ती नदी कैसी घाटियों से बहती हैं जी? भ्रंश घाटियों से। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है नर्मदा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे हम लोग, ताप्ती नदी के बारे में। सतपुड़ा के दक्षिणी छोर पर एक जगह है जिसको कहा जाता है मुल्ताई की पहाड़ी। क्या कहते हैं? मुल्ताई की पहाड़ी। इसी मुल्ताई की पहाड़ी पे एक जगह है जिसको कहते हैं बैतुल का पठार। एग्जामिनर कुछ भी लिख दे, मुल्ताई की पहाड़ी लिख दे, बैतुल का पठार लिख दे, आपको याद रखना है मुल्ताई की पहाड़ी या बैतुल के पठार से किसका उद्गम होता है, तो आप बताएंगे जी ताप्ती नदी का उद्गम होता है। आप याद रखेंगे उद्गम कहाँ से होता है, मुल्ताई की पहाड़ी या बैतुल के पठार। विसर्जन तो हमने सभी का जान लिया है, कहाँ होता है विसर्जन? विसर्जन होता है इसका खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। इसके अतिरिक्त और क्या जानते हैं हम लोग? ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है जी? तो ताप्ती नदी के तट पर एक जगह स्थित है जिसको कहा जाता है सूरत। क्या कहते हैं? सूरत। और सूरत के पास एक स्थान है जिसको कहते हैं काकरा पारा। क्या कहते हैं? काकरा पारा। और ये काकरा पारा क्या है? काकरा पारा है एक परमाणु बिजली घर। क्या है? परमाणु बिजली घर या विद्युत गृह। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए काकरा पारा परमाणु बिजली घर कौन सी नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर है। क्यों ऐसा पूछा जाएगा? क्योंकि ये काकरा पारा कहाँ है? सूरत के पास। और सूरत कौन सी नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग ताप्ती नदी के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट। और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है जी? ताप्ती नदी पर एक परियोजना संचालित है जिसको बार बार पूछा जाता है। ताप्ती नदी पर एक परियोजना है जिसको नाम दिया गया है उकाई परियोजना। क्या परियोजना जी? उकाई परियोजना। तो ये रहे आपके 4 प्रमुख नदियां जो पश्चिम की ओर खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं और कहाँ कहाँ से होकर प्रवाहित होती हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई की पहाड़ी, बैतुल के पठार, मध्य प्रदेश से होता है। और कहाँ कहाँ प्रवाहित होता है? मध्य प्रदेश और गुजरात में। विसर्जन खंभात की खाड़ी में। तापी के तट पर सूरत स्थित है और ताप्ती नदी के तट पर ही काकरापाड़ा परमाणु बिजली घर संचालित है। ठीक है, हमारे यहाँ जब परमाणु बिजली घर वाले सेक्शन पढ़ेंगे तब हम लोग इसको और डिटेल करेंगे। ताप्ती नदी में कौन सी परियोजना संचालित है? तो उकाई परियोजना। ये परी का मतलब है परियोजना। ठीक है जी, ये स्वर्ग से उतरी वाली परी नहीं है जी, ये है परियोजना वाला परी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले 2 और नदियों के बारे में, जिसमें से 2 नदियां हैं आपको याद रखना है। लूनी नदी के बारे में, ये राजस्थान से उद्गमित होती है। कहाँ से? राजस्थान से उद्गमित होती है। उद्गमित होती है, आपको याद रखना है नाग की पहाड़ी स्थित, नाग की पहाड़ी के पास से उद्गमित होती है लूनी नदी। और लूनी नदी के बारे में आपको याद रखना है ये अंतः स्थलीय नदी का उदाहरण है। अंतः स्थलीय नदी कहने का मतलब है जमीन से उद्गमित होती है और जमीन में ही विलीन हो जाती है। ठीक है, तो लूनी नदी के बारे में याद रखना है अंतः स्थलीय नदी का उदाहरण है। इसके अलावा और कौन है अंतः स्थलीय नदियां? तो आपको याद रखना है बनास और लूनी। ये जो नदियां हैं अंतः स्थलीय नदी का उदाहरण है। आपको याद रखना है। भोगवा नदी क्या है? भोगवा नदी आ गया भाई, भोगवा नदी। भोगवा के बारे में याद रखना है CGPSC CG व्यापम का एकदम फेवरेट क्वेश्चन, बार बार पूछता है। हम लोग जब हिस्ट्री के MCQs ला रहे हैं उसमें भी इसको हम लोगों ने समावेश किया है क्योंकि बार बार एग्जामिनर पूछता है। सरल है तो क्या हुआ भाई, बार बार पूछता है तो हम भी आपको बताते चल रहे हैं। भोगवा नदी सिंधु सभ्यता
सैंधव सभ्यता के सबसे प्रमुख बंदरगाह, सबसे प्रमुख बंदरगाह स्थल लोथल के कारण जाना जाता है। ठीक है, के कारण जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था, बंदरगाह नगर था, जहां से हमको फारस की मुहरे, दिशा मापक यंत्र, हाथी दांत के साक्ष्य, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य, धान की भूसी, है ना, जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि लोथल गुजरात में स्थित है। और इसी जगह ये कौन सी नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर सैंधव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल लोथल स्थित है। और लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ मैंने अभी अभी आप सभी को बताया है। हिस्ट्री के क्लास में और अच्छे से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, जिसका नाम है बंदरगाह। देखिए बंदरगाह आ ही गया, अभी बंदरगाह बोले और बंदरगाह आ गया। गुजरात चूंकि तटवर्ती प्रदेश है, अर्थात सागर से लगा हुआ राज्य है, तो सागर से लगे हुए राज्यों में व्यापार के लिए, यातायात के लिए सड़कों और रेल और वायुयान के अलावा एक और चीज उपयोग में लाया जाता है, जिसको कहा जाता है बंदरगाह। बंदरगाह से व्यापारिक चीजें ज्यादातर संचालित होती है। तो बंदरगाह व्यापार के लिए संचालित होती है। और सबसे प्रमुख बंदरगाह क्या है यहाँ का? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। और कांडला बंदरगाह के बारे में याद रखना है, भारत के 13 बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है। 13 बड़े बंदरगाहों में से एक आपको याद रखना है। कांडला बंदरगाह के बारे में याद रखना है, इसका नया नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका नया नाम है। आपको अच्छे से याद रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसका नया नाम है? कांडला बंदरगाह है। आपको और याद रखना है, दीनदयाल बंदरगाह के अतिरिक्त आपको याद रखना है, इसको सन ऑफ पार्टीशन अर्थात बंटवारे का बेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंटवारे का बेटा। ये क्या है जी बंटवारे का बेटा? जब भारत और पाकिस्तान एक में हुआ करते थे स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले क्या मतलब क्या है? मतलब आज़ादी जब 1947 में हमको मिला, तो उससे 15 अगस्त के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया था। तो पाकिस्तान को जब अलग किए, तब हमारे उपयोग में लाया जाने वाला कराची बंदरगाह, जो भारत का भी उस समय बंदरगाह हुआ करता था जब दोनों साथ में थे, तो कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। तो अब हमको यातायात के लिए या व्यापारिक मार्गों के लिए एक जो बंदरगाह बनाना था, वो बंदरगाह था कांडला बंदरगाह। इसीलिए बंटवारे में कराची उधर चला गया, और बंटवारे में चला गया तो हमने एक नए जगह को बनाया, उसका नाम था कांडला बंदरगाह। इसीलिए इसको कहा जाता है बंटवारे का बेटा, सन ऑफ पार्टीशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले बंदरगाह की ओर। अगला बंदरगाह लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर आ रहा है, नाम क्या है? इसका नाम है जी दहेज। दहेज के बारे में केवल एक लाइन याद रखेंगे, इसको कहा जाता है रसायन बंदरगाह, रसायन बंदरगाह। ठीक है, रसायन बंदरगाह कहा जाता है। लोथल आ रहा है, ये सैंधव सभ्यता का बंदरगाह था, अभी मैंने बताया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। सैंधव सभ्यता का बंदरगाह था, सैंधव सभ्यता। इसके अतिरिक्त और देखते हैं हम लोग अलंग। अलंग को जानना है आपको। अलंग में एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, ब्रेकिंग यार्ड। ठीक है, आपको याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पर है? अलंग, गुजरात में। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल गुजरात के अगले पार्ट को लेकर आएंगे और गुजरात राज्य के बारे में और पढ़ेंगे। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्लास को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार के डाउट अगर हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको CGPSC, CG वापम और किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए यहाँ पर निःशुल्क परामर्श एवं
आपको सहायता प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल हम लोग और मिलते हैं गुजरात के अगले पार्ट को लेकर। आई होप आप सभी को इस क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य जानने को मिले होंगे।